आवर अकॉर्डिंग, किसी को मतलब इतने लोग नहीं है तो देख लेते हैं। ओके, नाउ ये देख लो कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, ऑलरेडी हमने पहले ज्योग्राफी में ही देखा हुआ है, बट थोड़ा थोड़ा एक उसमें और इम्प्रूवमेंट आएगा और थोड़ा डिटेल में वो लोग बता रहे हैं। ओके, तो आपको ये आ गया ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। ओके, इसका रेंज दिया हुआ है किलोमीटर के पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब ये 0 से 12 टू मतलब 18 किलोमीटर समझो। फिर ये नीचे से पकड़ना, ये 0 से 50, 0 से 80 ऐसा, मतलब अर्थ की सरफेस से। ओके, यहाँ से आपको ये सब किलोमीटर आपको मिलेंगे, बराबर है। तो अलग अलग वैल्यू है, आगे आएंगे तो हम देखेंगे। उसमें आपको खाली किलोमीटर के साथ साथ आपको यू हैव टू सी द टेम्परेचर ऑल्सो। टेम्परेचर का भी एक है, यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे यू हैव सम टेम्परेचर वाला, मैंने कहाँ पे तो निकाला था। ओके, आगे आएगा शायद, हाँ ये रहा, चलो। सो सी दिस इज द योर ट्रोपोस्फियर के अंदर देखो क्या है, 20 टू -50 डिग्री आएगा। फिर स्ट्रेटोस्फियर में -55 टू 0 डिग्री, फिर 0 टू 90 डिग्री, 90 टू 1200, वैसा करके वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, बरोबर है। तो एक टेम्परेचर का भी फैक्टर याद रखना। अभी तक हम लोग ने जब भी किया तो किलोमीटर फॉलो किया था। ओके, नाउ आपको ये भी देखना पड़ेगा टेम्परेचर, वो वैल्यू भी आएगा, ठीक है। फिर जैसे जैसे आएगा तभी देखेंगे। एक विस्पी क्लाउड करके है, तो ऐसा मिलकर बिखरे हुए क्लाउड है, वो आपको आएगा एक वर्ड उसमें। फिर एक इंसुलेशन है, इंसुलेशन तो पूरा चैप्टर ही है आपको नेक्स्ट टाइम, बराबर, एक के बाद का चैप्टर ही इंसुलेशन है, तो वो देख लेंगे हम लोग। जो रेडिएशन आता है ना, अल्ट्रावायलेट रेस, उसके रिलेटेड है, वो आएगा तभी हम देखेंगे। देन एक है आपका नॉर्दर्न लाइट, तो ये देखो ऐसा दिखता है। देन एक है आपका ऑरा ऑस्ट्रेलिस करके आएगा, वो ऐसा दिखता है। और एक ऑरा बोरियलिस, बोरियलिस तो वो है बोरियलिस, बरोबर। तो ये ऐसा दिखता है अलग अलग, एक सर्टेन फिनोमेना है, वो सर्टेन प्लेस पे दिखता है सर्टेन टाइम पे। फिर एक सोलर आएगा आपका, सोलर फ्लेयर्स। तो एक 4-5 टर्म है दैट यू हैव टू रिमेम्बर, बस। सोलर फ्लेयर्स है तो ओके, ऐसा एक मतलब क्या होता है, सन के उधर ऐसा ब्लास्ट होगा। ओके, सन के ऊपर जो गैसेस है वहां पे ब्लास्ट होता है, तो ऑल ऑफ अ सडन एक फ्लेयर जैसा एक निकलेगा बाहर, ठीक है। तो इसमें लेके ह्यूज एक्सप्लोजन, देखो लिखा है सोलर फ्लेयर्स आर ह्यूज एक्सप्लोजन ऑन द सन दैट रिलीज एनर्जी, light and particle into space. They are the largest explosive event in our solar system and are caused by the release of magnetic energy associated with the sunspots. So ultimately आप देखो सन के उधर एक एक्सप्लोजन होता है, और ऑल ऑफ अ सडन एक कुछ जैसे वॉल्केनो कैसे इरप्ट होता है वैसा। ओके, वो नेचुरल फिनोमेना है, देयर इज नथिंग इन अवर हैंड। तो ये बेसिक फ्यू टर्म्स आर देयर, और आगे आएंगे चैप्टर में हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज है, अल्ट्रावायलेट रेज एंड ऑल यू विल कम अक्रॉस। क्या लिखा है नाउ, द अर्थ with the spherical shape is divided into 3 domain, 3 है main, lithosphere, atmosphere, hydrosphere. Okay, these 3 domains together make up the biosphere. Like matter, these 3 domains exist in 3 states. They occupy space and possess inertia. ये सब कुछ नहीं, इतना मत सोचो इसमें। द लिथोस्फीयर एग्जिस्ट इन अ सॉलिड स्टेट, द एटमॉस्फेयर इन गैसियस स्टेट एंड द हाइड्रोस्फीयर इन लिक्विड स्टेट, बराबर। लिथो मतलब अपना जमीन वाला, अर्थ, बाद में एटमॉस्फेयर मतलब ऊपर, एंड हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर का। ईच हैज ए पर्पस इन सपोर्टिंग द लाइफ ऑन अर्थ। तो अल्टीमेटली उसका एक पूरा एक स्ट्रक्चर है, ढांचा है, जिससे अपना लाइफ मतलब चलता रहता है अलग अलग तरीके से। In gaseous state, the atmosphere is characterized by the momentum and pressure. It regulates the heat around the us. मतलब ये जो हीट है उसको मेंटेन, मतलब सन के सन रेज तो बहुत सारा मतलब ह्यूज क्वांटिटी में आता है, ज्यादा हीट है, उसको सर्टेन लेयर है उसको रोक के रखता है, तो पूरा हीट अपने पास नहीं आएगा, और जितना आता है वो पूरा वापिस नहीं चला जाए। ओके, अर्थ के ऊपर रहे तो वो भी जरूरी, अगर सब वापस चला जाएगा रिफ्लेक्ट होके तो ठंड हो जाएगी पूरी अर्थ के ऊपर, तो वो भी एक जरूरी है। ओके, तो सनरेज आया लिमिटेड लेवल पे आना चाहिए, ठीक है, आया तो ठीक है, बट रिटर्न भी पूरा नहीं जाना चाहिए। पूरा रिटर्न गया देन इट इज डिफिकल्ट, वैसा है। बहुत सारा एब्जॉर्ब होगा, थोड़ा रिटर्न होगा, वो दोनों कंडीशन
होनी चाहिए. Now blanket of air. The blanket of air surrounding the earth is known as the atmosphere. बरोबर, आपको पूछ सकते filling the blanks. The blanket of air surrounding the earth known as dash. So though is easy, atmosphere. It exists in several layers around the earth. These layers become thinner at a higher altitude. तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, मतलब ऐसे ऊपर ऊपर जाओगे, वो लेयर पतला होता जाएगा, डेंसिटी कम होती जाएगी. बरोबर, नीचे के लेयर में डेंस ज्यादा है, ऊपर के लेयर में डेंसिटी कम है. Therefore one finds to difficult breathe as one goes up. मतलब आप ऊपर ऊपर जाओगे, हिमालय में जाओगे तो वेरी डिफिकल्ट टू ब्रीथ, पतली हो जाती है, एयर थिन हो जाएगी. दिस इज बिकॉज लेस एयर इज प्रेसिंग डाउन फ्रॉम द अबोव. मतलब ऊपर हवा कम है, पतली है. हाफ ऑफ द टोटल मास ऑफ एयर इज फाउंड बिलो द 5 किलोमीटर. तो अपना जो भी है यहाँ पे समझो, ये 5 किलोमीटर कहाँ पे था, जैसे यहाँ पे. ओके, तो मैक्सिमम मतलब ये पूरा ये जगह में ज्यादा से ज्यादा तो आपको यहाँ से 5 किलोमीटर की रेंज में ही सब चीज मिल रहा है. ये समझो 5 किलोमीटर इतना, लेट्स से, ठीक है, दिस लेयर इज 5 किलोमीटर. तो ये 5 किलोमीटर की रेंज में ही आपको सबसे ज्यादा एयर मिल रहा है. ठीक है, क्या लिखा, 5 किलोमीटर मास, सबसे ज्यादा मास, हाफ ऑफ द टोटल मास ऑफ द एयर. मतलब जितना भी मास है, समझो यहाँ पे समझो 100 केजी पकड़ रहा हूँ लेट्स से, तो ये इतने में तो 50 केजी आ रहा है आपका, 50 केजी तो इसमें कवर हो रहा है, और बाकी का पूरा ये जो पार्ट है ना, उसमें बाकी का आधा. मतलब फर्स्ट 50 किलोमीटर इज, फर्स्ट 5 किलोमीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब वहां पे सबसे ज्यादा एयर का मास है ये वाले एरिया में. बराबर, समझो ये मेरा अर्थ है कि फर्स्ट 5 किलोमीटर के सराउंड में मुझे सबसे ज्यादा एयर मास यू कैन फाइंड आउट. टचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट इज हेल्ड क्लोज टू द अर्थ बाय ग्रेविटी. और वो ग्रेविटी की वजह से वो नजदीक है, मतलब अर्थ की रेडियस के अंदर यू विल फाइंड इट. भाई okay, then second, the atmosphere protect the earth from the harmful ultraviolet and infrared rays of the sun. तो क्या करता है, पूरा रेस को आने नहीं देगा, ओके, प्रोटेक्ट करेगा अर्थ को. कौन से दो रेस, अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेस. दिस इज हार्मफुल टू अस. इट हैज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, द लाइफ सस्टेनिंग गैसेस. मतलब उसके अंदर एटमोस्फियर में क्या है, ऑक्सीजन है जो अमृत कर रहे, नाइट्रोजन है जो प्लांट्स को चाहिए खाना बनाने के लिए. इट हेल्प इन रिटेनिंग द नेसेसरी वार्मथ ऑन द अर्थ. मतलब जो गर्माहट जो अर्थ को चाहिए वो भी रुकाने के लिए वो लगता है एटमोस्फियर. एंड हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ वाटर वेपर, द सोर्स ऑफ रेनफॉल. और वाटर वेपर को भी ऊपर लेके जाएगा, बट क्लाउड फॉर्म होगा, बारिश होगा, वो सर्कल करने के लिए हेल्प करता है. तो दीज ऑल यूजेज ऑफ एटमोस्फियर यू कैन से, वो पॉइंट ऑफ व्यू आप सोच यहाँ से पढ़ सकते हो. ये लास्ट वाला पैराग्राफ. कंपोजिशन क्या है एटमोस्फियर की, वो तो हमने बहुत बार पढ़ लिया, कितना नाइट्रोजन कितना ऑक्सीजन. एक बार देख लेते हैं. द एटमोस्फियर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस एंड टाइनी सॉलिड पार्टिकल. अ क्लीन ड्राई सैंपल ऑफ एयर मेक हुआ, मतलब उसमें मिनिमम 78% ऑक्सीजन रहेगा आपका, नाइट्रोजन 21, ऑक्सीजन 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑफ ऑक्सीजन. बाकी का जो है वो इसमें लिखे ऑल अदर इज 1%. बराबर, ये हुए ना 71 प्लस 21 99, और ये 1% में बाकी सब गैसेस और पार्टिकल्स 10%. हाँ, मतलब टोटल 99 हुआ ना, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिला के. ओके, 1% जो बचा उसमें अलग अलग गैसेस है. हाँ सर, ऑक्सीजन इतना कम है और ज्यादा लोग हैं ऐसा तो कम. सर, हाँ बोलो. नाइट्रोजन से तो कुछ हार्म होता है क्या अपने? नहीं होता है, नहीं, बल्कि नाइट्रोजन तो प्लांट यूज करता है, डायरेक्ट नहीं करता है, बट नाइट्रेट में कन्वर्ट करके वो खाना बनाने के लिए न्यूट्रिशन है उसका, प्लांट का न्यूट्रिशन. हम लोग से कोई ऑक्सीजन निकलता है, वो प्लांट लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं. हम लोग से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है बेटा. कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, वो प्लांट लेगा, वो प्लांट से ऑक्सीजन निकलेगा, हम यूज करते हैं. लेकिन सर अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो उसका भी तो एक हार्म है ना. हाँ, अगर ऑक्सीजन 78 होता है और नाइट्रोजन 21 होता है तो उसका भी तो हार्म है बहुत सारे. क्या होता है, सर कंबस्टेबल होता है ना ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नॉन कंबस्टेबल होता है. अगर किधर आग लगा तो बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगा अगर ज्यादा अपनी होगा तो.
हाँ बराबर। सर हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही चेंज हो जाएगा सर। वही हाँ सर वो पास्कल का जो अमाउंट है ना उसमें चेंज आएगा, अपन क्रश ही हो जाएंगे फिर। हाँ बराबर, वो भी है। एनीवे तो जो है अभी देखे, अच्छा भगवान ने अपने हिसाब से बनाया हुआ है अच्छी जगह, हम लोग उसको लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अल्टीमेटली, आगे आएगा। नाइट्रोजन इज ए ऑक्सीजन गैस हेल्प इन बर्निंग एंड ब्रीथिंग. Without breathing oxygen, most living things cannot survive. Obviously, nitrogen is a colorless, inert gas and has no taste or smell. It dilutes the oxygen and slow down the process of oxidation. मतलब ऑक्सीडेशन होने के लिए वो थोड़ा स्लो डाउन कर लेता है वो प्रोसेस को उसके अंदर मिक्स होके. इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स बट दे कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली फ्रॉम एटमोस्फियर. तो बोला ना नाइट्रोजन, मैंने बोला हम लोग ने साइंस में पढ़ा भी था, आप लोग ने देखा रहेगा नाइट्रेट में कन्वर्ट करके बायोलॉजी में. तो डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते एटमोस्फियर में से, उसको कन्वर्ट करके यूटिलाइज कर सकते हो. लिखा भी है प्लांट ऑब्टेन इट फ्रॉम द सॉइल. तो सॉइल में से नाइट्रोजन लेके उसके लिए न्यूट्रिशन है, खाना है बेसिकली, फर्टिलाइजर है यू कैन से. एंड एनिमल्स ऑब्टेन नाइट्रोजन बाय ईटिंग प्लांट्स और अदर एनिमल्स. दीज गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ. क्या बोल रहे हैं वापिस देख लो क्या लिखा है, वी कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली. किसकी बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन की. यू कांट यूज डायरेक्टली हवा में, जैसे ऑक्सीजन है हवा में हम ब्रीथ कर रहे हैं सीधे सीधा, तो वो डायरेक्ट यूज हुआ. कभी स्पीड से चला गया. ओके देन ये वाला नाइट्रोजन यू कांट यूज. प्लांट ऑब्टेन इट फ्रॉम द सॉइल. प्लांट कहाँ से लेता है, सॉइल में से. एंड एनिमल्स ऑब्टेन नाइट्रोजन बाय ईटिंग प्लांट. और एनिमल कैसे करेंगे, जब जो मैंने प्लांट खाया तो मेरे बॉडी में नाइट्रोजन आ जाएगा. तो डायरेक्ट नहीं ले सकते दो इट इज इन एटमोस्फियर. तो वो पूरी केमिकल प्रोसेस है, बाय दैट यू कैन यूटिलाइज ईटिंग प्लांट और अदर एनिमल. तो आपने प्लांट खाया, वेजिटेबल खाया तो आपकी बॉडी में आएगा. याद है आपने कोई एनिमल खाया तो उसमें जो नाइट्रोजन है वो आपकी बॉडी में जाएगा. दैट वे यू कैन एबल टू गेन. These gases are responsible for life on the earth. However, they are insignificant with respect to weather phenomena. But वो जो उसने क्या बोला कि इसका इम्पोर्टेंट अपनी लाइफ में यूज हो सकता है, बट वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू उसका नाइट्रोजन का कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा करके वो बता रहा है. अभी वो क्या लेवल से बता रहा है वो मुझे नहीं आइडिया. हाँ सर ये नाइट्रोजन 78% है, हम लोग सूंघते हैं, पर जो आपने बोला ना जो एनिमल खाते हैं, एनिमल खाते हैं मतलब जानवर खाते हैं उनमें नाइट्रोजन होता है पहले से होता नहीं, वो भी प्लांट खाए गए डायरेक्ट. देखो कोई भी इवन प्लांट इवन एनिमल मतलब या तो ह्यूमन बीइंग, कोई भी पर्सन है ना नाइट्रोजन डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, उसके लिए प्रोसेस लगती है. तो वो सर्टेन प्रोसेस इज देयर, वो बायोलॉजी में हमने देखा था, बट वो ठीक है उसने जाना नहीं है डीप में, बट डायरेक्ट यूज नहीं कर पा. आप प्लांट है ना, प्लांट सॉइल में से नाइट्रोजन यूज करेगा, वो प्लांट में नाइट्रोजन आया, फिर आपने प्लांट खाया तो आपकी बॉडी में फिर वो नाइट्रोजन आएगा बिकॉज यू हैव ईटन द प्लांट. या किसी एनिमल ने प्लांट खाया तो प्लांट एनिमल में नाइट्रोजन आया, और नाइट्रोजन फिर एनिमल आपने खाया, देन यू विल हैव अ नाइट्रोजन इन योर बॉडी. सो वैसे डायरेक्ट आप ऑक्सीजन की तरह यूज नहीं कर पाते हो नाइट्रोजन. बस इतना है, ठीक है. इतना कुछ मुझे नहीं लगा पूछने लायक, बस स्टिल देख लो. द रिमेनिंग 1% क्या है, एयर इज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ गैस, हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, बहुत सारी चीजें 1% के अंदर. कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड बाय द प्लांट फॉर देयर सर्वाइवल. जैसे हमारा ऑक्सीजन चाहिए उनको CO2 चाहिए. वाटर वेपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन. मतलब वाटर क्या लिखा है, वाटर वेपर इज रिस्पॉन्सिबल ऑल फॉर्म. प्रेसिपिटेशन मतलब क्या हुआ, बेसिकली बारिश होता है, स्नोफॉल होता है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन. एंड हेंस द सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश वाटर. मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ, वाटर वेपर से क्लाउड बना. प्रेसिपिटेशन मतलब या तो बारिश की फॉर्म में या तो स्नो के फॉर्म में नीचे आया, वापिस वो पिघला, वापिस वो समुद्र में गया, पूरा साइकिल सर्कुलेशन चालू हो गया. और इट इज ए फ्रेश वाटर, बरोबर है. वाटर वेपर इज एडेड टू एटमोस्फियर बाय इवेपोरेशन. देखो आया मैंने बोला, फ्रॉम ओशियन, लेक्स एंड रिवर्स, ट्रांसपिरेशन फ्रॉम वेजिटेशन एंड रेस्पिरेशन ऑफ एनिमल्स. अल्टीमेटली क्या है, पानी वापस गया ऊपर, हीट की वजह से वाटर सर्कुलेशन में आ गया वापस. सम पार्टिकल लाइक पोलन फ्रॉम प्लांट्स, डस्ट फ्रॉम द डस्ट स्टॉर्म, एश फ्रॉम मेट्रोइड्स एंड वोल्केनिक इरप्शन
smoke from the fire, salt particle from sea are also present in the lower layer of atmosphere. तो नीचे के लेवल पे बिकॉज उसका डेंसिटी है ना, ऊपर ज्यादा तक जा नहीं पाएगा, तो सर्टेन लेवल तक वो सराउंडिंग में अर्थ के ये सब चीज आपको पाई जाएगी. पोलन पतला पतला एकदम लाइट वेटेड है, हवा में उड़ जाएगा. डस्ट पार्टिकल हवा में उड़ जाएगा, तो ये सब आपको मिलेगा. दिस पार्टिकल एक्ट एज ए न्यूक्लियाई ऑफ वाटर वेपर. मतलब ये क्या करता है, एज ए न्यूक्लियाई काम करता है. न्यूक्लियाई काम मतलब वो क्या बोल रहा है कि समझो ये मेरा डस्ट पार्टिकल है, तो वाटर वेपर क्या होगा, इसके आजू बाजू ये यू नो उसका जम जाएगा बेसिकली. तो ये आपका एक वाटर वेपर बन गया, और वाटर वेपर के बीच में या तो कोई एक पर्टिकुलर एस का पार्टिकल रहेगा या डस्ट का पार्टिकल रहेगा, और उसके आजू बाजू फॉर्मेशन होता है वाटर वेपर का. तो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू कन्वे. तो क्या बोला उसने, दिस पार्टिकल एक्ट एज ए न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मतलब बीच में, फॉर वाटर वेपर टू फॉर्म ए रेन ड्रॉप. तो ये आपका क्या बन गया अल्टीमेटली, इनडायरेक्टली रेन ड्रॉप बन गया. आगे जाके ये नीचे आके बारिश में कन्वर्ट करेगा. देन they also scatter the sun's radiation during the sunrise and sunset. तो क्या होगा, अभी ये वाटर वेपर है तो सनलाइट ऐसा गिरता है तो क्या स्कैटर करेगा, दूर दूर उसको फैला देगा. हमने देखा था ये स्टैंडर्ड में पढ़ा साइंस में, ठीक है. स्कैटरिंग होता है ड्यू टू, और रेनबो फॉर्म होता है एंड ऑल. द अमाउंट ऑफ डस्ट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो डस्ट का क्या है, वही ऐसा नहीं है कि भाई बॉम्बे के एक ऊपर लेयर में या इंडिया के ऊपर लेयर सर्टेन डस्ट पार्टिकल है, कोई जगह पे कम है कोई जगह ज्यादा. इट डिपेंड ऑन योर पॉल्यूशन है, वॉल्केनो इरप्शन है. जहाँ वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है ह्यूज डस्ट पार्टिकल का लेयर रहेगा. जहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, जैसे पॉल्यूशन कम है नॉर्थ में या क्या बोलते हैं आर्कटिक है, जहाँ पे क्लीन है कंपेरेटिवली, वहाँ पे डस्ट पार्टिकल का लेयर नहीं मिलेगा. फंक्शन क्या है ये देख रहे ना, इंपॉर्टेंट है. फंक्शन ऑफ एटमोस्फियर पूछने वाला है क्वेश्चन. एयर एज ए वेट एंड एक्सर्ट प्रेशर. ओके, एयर में क्या है, ऑब्वियसली नीचे प्रेशर क्रिएट करता है. जैसे जैसे नीचे जाओगे मोर प्रेशर, ऊपर जाओगे प्रेशर कम. एंड बीइंग प्रेस्ड डाउन इट ऑलवेज रिमेन इन कांटेक्ट विद लैंड एंड वाटर. बीइंग प्रेस्ड डाउन इट ऑलवेज रिमेन इन कांटेक्ट विद लैंड एंड वाटर. मतलब वो जब वजन है तो नीचे अल्टीमेटली क्या है, लैंड और वाटर के कांटेक्ट में रहेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा लैंड के ऊपर वाटर के ऊपर. Due to their physical contact, exchange of gases between air, land and water takes place in continuous basis. मतलब क्या है, ड्यू टू फिजिकल कॉन्टेक्ट मतलब वो टच में है. एयर क्या है, इट इज इन टच विद द लैंड. एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन, तो क्या होगा, उसकी वजह से गैस एक्सचेंज होता रहेगा. ओके, कोई गैस बाहर निकला तो वो ड्यू टू दिस कॉन्टेक्ट में एयर तो ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा, तो सर्कुलेशन होता रहेगा. तो ड्यू टू इज बिटवीन कॉन्टेक्ट, एक लेयर दूसरे लेयर जमीन के साथ कॉन्टेक्ट में, सो गैस की एक्सचेंज वो एक मीडियम देता है उसको, बराबर. वो लेयर नहीं रहता एयर का तो गैस एक्सचेंज नहीं हो पाता. तो ऐसा बता रहा है, तो याद रख लेना ये पॉइंट्स. सॉइल एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. तो क्या करेगा, देखो उसने बोला एयर है कॉन्टेक्ट विद द लैंड, लैंड के कॉन्टेक्ट में तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या होता है, सॉइल एब्जॉर्ब कर लेता है. वाटर वेपर इन एयर राइज फ्रॉम द ओशियन ऑन अकाउंट ऑफ इवोपरेशन. तो वाटर वेपर भी क्या हुआ, ऊपर गया इन एयर. तो एयर एक मीडियम है, अगर एयर मीडियम नहीं रहता देन आपका बारिश ही नहीं होता था, वाटर वेपर ऊपर जा ही नहीं पाते थे. तो इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बहुत पॉजिटिव थिंग है वो, कि भैया एक मीडियम है, इसकी वजह से पूरा सर्कुलेशन हो रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट. तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है. एंड कीप द अर्थ वार्म एट नाइट. और जब भी सनलाइट नहीं है तो क्या होगा, एटलीस्ट वो हीट को एब्जॉर्ब किया हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन रहता है. रात को एकदम ठंडा हो जाता था अपना अर्थ. बिकॉज ऑफ इट्स कंपोजिशन द एटमोस्फियर इज द मोस्ट डायनेमिक एंटिटी. लार्ज masses of air are being moved up and down and across the surface of earth. तो क्या होगा कि बैलेंस सिस्टम है, डायनेमिक मतलब बैलेंस सिस्टम है. बिकॉज ऑफ कंपोजिशन एटमोस्फियर इज द मोस्ट बैलेंसिंग थिंग है. लार्ज मास ऑफ एयर बीइंग मूव्ड अप डाउन अक्रॉस सरफेस में घूमती रहती है. द एनर्जी ऑफ द सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एटमोस्फियर इन डायनेमिक स्टेट. तो एनर्जी ऑफ सन की थ्रू जो अपने को एनर्जी मिलती है, दैट अगेन
हेल्प इन टू बैलेंस द होल एटमोस्फियर। तो ये 6 पॉइंट है फंक्शन, मे बी यू कैन राइट 3 पॉइंट एटलीस्ट, डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन का वेटेज। स्ट्रक्चर क्या है? इन द एटमोस्फियर, हेलो, हाँ मैडम, અને મારા ક્લાસ જ એટલા વાગે પતશે, પણ બધા હું અત્યારે ક્લાસમાં જ છું. કેટલા વાગે? હા તો આપણે હા હા તો કેટલા વાગે પહોંચશો તમે ઘરે? હા તો હું તમને as soon as possible મારું આ ક્લાસ પતે ને then I will buzz you. ચલો હા બાય. Sorry. Okay, in the atmosphere there are concentric layers of air. Each layer has a different density. The upper layer presses down the lower one, so the air of the lower layer is always heavier और denser. तो हमने पहले भी देखा नीचे का लेयर डेंस है, धीरे धीरे ऊपर जाओगे उसका लाइट होता जाएगा, while the upper layer are thinner or the less dense. In this way about 90% of the mass of the air lies within a height of about 20 किलोमीटर. तो जितना भी एयर का मास है हमने पहले देखा 50% वाला पार्ट है वो 5 किलोमीटर में, बराबर है. तो ये जो 50 समझो इतना है, ये वाला है, ये मेरा 5 किलोमीटर है, लेट्स से ये 5 किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर. तो जितना भी मास है तो इतने में तो 90% कवर हो रहा है, ये 90% कवर हो रहा है मास इतने लेयर के अंदर, और इसके अंदर 5 किलोमीटर में 50%. मतलब बेसिकली यू कैन से 5 to 15 में 40% मास है. तो ठीक है, इतना डिटेल में कुछ जरूरत नहीं, बट याद रखो कुछ वैल्यू का भी पूछ लिया था. ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है, प्रेशर अलग है, उसके बेस पे उन्होंने 3 लेयर बनाए. वो तो हमने पहले भी देखा, 4 लेयर सॉरी, वैसे तो मल्टीपल लेयर है, देखते हैं 4 लेयर बना अभी उन्होंने बोला हुआ है. एक है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर. और हर एक लेयर की जो बॉर्डर है ना उसका भी नाम दिया हुआ है, तो वो ध्यान रख लेना, शायद पहले नहीं था. तो देखो ये ट्रोपोस्फियर है, फिर ये ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर की जो बीच में जो ये रहती है ना बॉर्डर, उसका भी उन्होंने शायद नाम दिया है, आएगा तो हम देखेंगे. ठीक है, यहाँ पे जो बॉर्डर है उसका भी नाम दिया हुआ है. तो लेट्स सी. तो पहले ट्रोपोस्फियर, हाँ ट्रोपोपोज, हाँ बरोबर है. आई थिंक 2-3 जगह पे नाम बोला हुआ है उन्होंने. लेट्स सी अगर क्या क्या आता है देखेंगे. तो ट्रोपोस्फियर कहाँ से कहाँ है आपका? द ट्रोपोस्फियर इज द लोअर मोस्ट एंड डेंसर लेयर. ठीक है, इट इज अ हाइट वेरी फ्रॉम 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर टू 8 किलोमीटर एट द पोल. मतलब पोल से कितना 8 किलोमीटर और इक्वेटर से 18 किलोमीटर ऊपर तक जो लेयर बन रहा है दैट इज योर ट्रोपोस्फियर. तो एक्सटेंड याद रखना, पूछ सकते हैं, वो लिखेंगे मेंशन द एक्सटेंट ऑफ ट्रोपोस्फियर. तो आपको ये पूरा वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ेगा. हाइट कहाँ से? आपका जो इक्वेटर से 18 किलोमीटर ऊपर और पोल से 8 किलोमीटर, तो वो पूरा एक बनाएगा सर्कल टाइप, वो आपका ट्रोपोस्फियर है. क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, उसमें क्या क्या चीज है? तो 75% ऑफ एटमोस्फियर फाउंड इन द ट्रोपोस्फियर. तो टोटल जितना है उसका 75% तो आपको ये ट्रोपोस्फियर की रेंज में मिल जाएगा. एंड इज कॉन्सेंट्रेटेड डिक्रीज एज वी गो हायर फ्रॉम द ग्राउंड लेयर. तो ऑब्वियसली हमने देखा नीचे डेंसर है, ऊपर ऊपर जाओगे डेंसिटी कम होती जाएगी. तो उसने बोला ग्राउंड लेयर पे डेंसिटी ज्यादा है. कैरेक्टरिस्टिक भी पूछ सकते हैं, आई डोंट नो. एज फार एज आई अंडरस्टैंड आपका ज्योग्राफी ज्यादा टफ है शायद ये बात. द ट्रोपोस्फियर इज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय द रेगुलर डिक्रीज इन टेम्परेचर विद अल्टीट्यूड. तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा. सो ऑब्वियसली वी नो कि भाई ऊपर शिमला है, कुल्लू मनाली है, ऊटी है, वहां पे टेम्परेचर कम रहता है. हमारा समर में समझो 35-40 है, वहां पे 10 डिग्री रहेगा, तो टेम्परेचर कम है. जैसे जैसे एल्टीट्यूड ऊपर जाओगे, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रोपोस्फियर, अगेन देख लेना आगे वो वेरी होता रहेगा टेम्परेचर भी. तो ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होगा. दिस डिक्रीज इन टेम्परेचर इज नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट. आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज द नॉर्मल लैप्स रेट.
तो लैप्स रेट मतलब डिफरेंस, लैप्स होना मतलब डिफरेंस होना, ठीक है। तो जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होगा, नीचे टेम्परेचर ज्यादा है, तो जो गैप बना दोनों के बीच में, बरोबर है, तो दैट इज योर लैप्स। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये अपना क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के नीचे बॉटम में अगर मैं हूँ, जब जो नीचे वाला जो पार्ट है, फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश नहीं पर हम लोग बोलते हैं उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में मैं हूँ अपना देहरादून, ठीक है। देहरादून इज अ बेस लेवल, देहरादून पे अगर मेरा 35 डिग्री है, फिर मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर जाऊंगा, हरिद्वार आएगा, हरिद्वार में 25 डिग्री, फिर और ऊपर जाऊंगा ऋषिकेश आएगा 15 डिग्री। सेम टाइम की बात कर रहा हूँ, मतलब सेम डे पे मैं अगर मतलब मैं मंडे को नीचे से चालू किया ट्रैवलिंग, तो मैंने टेम्परेचर नोट किया 35 डिग्री देहरादून, ऊपर गया थोड़ा मतलब माउंटेन से ऊपर ऊपर जाता है, हरिद्वार पे आया 25 डिग्री, ऋषिकेश गया 15 डिग्री, और ऊपर गया केदारनाथ मतलब 5 डिग्री। तो एक सेम टाइम पे मुझे पूरा डिफरेंस मिल रहा है एक ही जगह पे, बिकॉज ऑफ द हाइट फैक्टर। द एवरेज डिक्रीज कैसे डिक्रीज होता है, एवरी 166 मीटर पे 1 डिग्री। हाँ, 166 मीटर ऊपर गए 1 डिग्री कम हो गया, मैं 35 डिग्री पे था, 166 मीटर ऊपर गए हाइट पे 1 डिग्री कम हो जाएगा, 34 हो जाएगा। दिस टेम्परेचर वेरिएशन विद इन द ट्रोपोस्फियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी ट्रबुलेंस। ट्रबुलेंस मतलब वो फ्लाइट पे देखा ना, ट्रबुलेंस देखा है जिसने फ्लाइट में बैठा, मैं तो नहीं बैठा कभी, बट स्टिल वो मूवमेंट होती है ना, बिकॉज ऑफ ये जो वेरी होता है ना टेम्परेचर, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो उन्होंने लिखा है कि किस वजह से हुआ, आपको पूछ भी सकते हैं। ओके, इरेगुलर एयर मोशन, टेम्परेचर बदल गया, एयर का भी मोशन भी बदल जाएगा, विंड की मोशन बदले को मैंने लिखा हुआ है, वेरी हो जाएगी स्पीड, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका मतलब आपका बैलेंस नहीं रहेगा, प्लेन अगर जाता है वो बैलेंस नहीं रहेगा। तो या तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये लेयर के ऊपर प्लेन चलाना पड़ेगा, ये जो लेयर बनता रहेगा उसके लिए ऊपर चलाओ या तो नीचे चलाओ, बट वो पर्टिकुलर पट्टे में आप चलाओगे तो आपको ये फेस करना पड़ेगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस turbulence, all weather phenomena take place in this layer. The troposphere is heated more from below than above. The upper limit of troposphere is known as tropopause. तो देखो ये आया एक आपका, मैंने आपको बोला था बॉर्डर, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच वाला, ये ट्रोपोपोज पूछ सकता है आपको, ट्रोपोपोज का डेफिनेशन कहाँ पे, तो ऑब्वियसली ट्रोपोस्फियर की ऊपर वाली बॉर्डर ट्रोपोपोज, पोज मतलब रुक गया, एक बॉर्डर है, एक लेंथ है, वो रुक गई वहां पे, कहाँ, कौन सा लेयर पे, ट्रोपोस्फियर के लेयर पे, ट्रोपोपोज। सेकंड लेयर आया है आपको स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर कहाँ पे, ये रहा आपका, ये स्ट्रेटोस्फियर है। देखो ये लोग ने, देखो मैं बोला ना इसके ऊपर प्लेन चला रहे हैं, देखा, अगर आप यहाँ पे चलाओगे ना तो आपका प्लेन बरोबर चलेगा ही नहीं, यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो देखो इसके ऊपर चला रहे वो लोग प्लेन, आपकी बुक में दिया है क्या ऐसा प्लेन वाला, हाँ दिया है, सी यहाँ पे भी दिया हुआ है, नहीं ये तो प्लेन तो ये लोग इधर ही उड़ा रहे हैं, ट्रोपोस्फियर पे उड़ा रहे हैं, ये जेट प्लेन उड़ा रहे हैं यहाँ पे शायद, ये लोग ने क्या दिया हुआ है, ये तो प्लेन ही इधर दे दिया, एरोप्लेन ही दिया है, पता नहीं, एनीवे उसका कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। नाउ स्ट्रेटोस्फियर, दिस लेयर लाइज बिटवीन ट्रोपोपोज, above the tropopause is extend to a height of 50 किलोमीटर from the sea level ना, तो आपको 50 किलोमीटर ट्रोपोस्फियर से नहीं लेना, याद रखना, इट इज फ्रॉम योर बॉटम, मतलब ये सी लेवल से, ये 50 किलोमीटर, अल्टीमेटली यू कैन से दिस इज योर 50 किलोमीटर, नीचे से 0 से 50 किलोमीटर, ये था मेरा 0 से 18 किलोमीटर, 12 to 18 बोला है, हम लोग 18 पकड़ रहे हैं, ये माइल्स में दिया, यहाँ पे 18 दिया है ना, देखो ये, ठीक है। तो आपको ये कंसीडर करना है, ऑलवेज याद रखो ये 50 किलोमीटर बॉटम से। नाउ कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसमें, द एयर इज थिन, कोल्ड एंड ड्राई, ओके, याद रखना पड़ेगा इसमें क्या एयर की फॉर्मेशन है। टेम्परेचर क्या रहेगा, अबाउट -55 डिग्री सेल्सियस, सी -55 डिग्री है ये वाले में, वहां पे जाओगे तो मर गए फिर ठंड से हालत खराब। और एक टेम्परेचर दिया है ना यहाँ पे, हाँ सी यहाँ पे लिखा है, ये 20 to 50 डिग्री, -50, फिर ऊपर जाएगा तो -50 से, बट इसमें आप जाओगे तो उल्टा है, देखो जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना गर्मी बढ़ रही है, यहाँ पे समझो -55 है स्ट्रेटोस्फियर के बॉटम में, ऊपर जाओगे यहाँ पे 0 हो रहा है, मतलब गर्मी बढ़ रही है ना, माइनस में से आप प्लस में आ रहे हो।
तो ओजोन लेयर लाइज, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, ओजोन लेयर कौन से जगह पे मिलेगा, स्ट्रेटोस्फियर पे, याद रखना ये पूछ सकते हैं। हाँ आपकी बुक में दिया है शायद, ओजोन लेयर दिया है क्या, हाँ देखो दिया है ओजोन लेयर, तो ये लेयर है आपका स्ट्रेटोस्फियर पे। ओजोन लेयर का आगे आएगा क्या है, हाउ इज यूजफुल एंड ऑल, बट ये देख लो अभी फिलहाल, ठीक है। ओजोन लेयर इज लाई इन स्ट्रेटोस्फियर, इतना याद रखो एज ऑफ नाउ। और उन्होंने क्या बोला, लाइज ओजोन इज जनरली फाउंड बिटवीन द अल्टीट्यूड ऑफ 20 to 50 किलोमीटर। तो क्या करेगा अल्टीमेटली यहाँ पे आपका 20 to 50 किलोमीटर ना, तो ये मेरा 18 है, मतलब अल्टीमेटली ये दोनों, ये अल्टीमेटली पूरे गैप के बीच में कहाँ पे भी मिलेगा, अपना 50 किलोमीटर बोला ना उन्होंने, हाँ। सो अल्टीमेटली ये कहाँ पे भी आपको, ये पूरा लेयर में यहाँ पे आपको कहाँ पे भी ओजोन लेयर मिल सकता है, ये पूरे बैंडविड्थ में, ये पट्टे के अंदर, ठीक है। मे बी वो आपको ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक रेंज यहाँ पे मिल सकता है, मे बी आपको यहाँ मिलेगा, मे बी उसके ऊपर मिलेगा, एनीवेयर उन्होंने ऐसा कोई पर्टिकुलर दिया नहीं है। ओजोन एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन कमिंग फ्रॉम अबव, तो क्या करेगा, ऊपर सनलाइट से आता है, ठीक है। कहाँ पे कुछ एक इमेज दिया है क्या, हाँ नहीं दिया है। तो अल्टीमेटली क्या है, सिंपल है आपका, समझो ये लेयर बनाया हुआ है, ठीक है, लेयर है, यहाँ पे एक आपका सन है, तो ये आता है अल्ट्रावायलेट रे, उसको क्या कर लेगा, रोक लेगा, वो आगे नहीं जाने देगा, ये अर्थ के ऊपर जाने नहीं देगा वो, ठीक है। कमिंग फ्रॉम अबव द इंसोलेशन, इंसोलेशन मतलब वो हीट है बेसिकली, पूरा चैप्टर आगे आएगा हम देखेंगे। रिसीव्ड फ्रॉम द सन इज इक्वल टू दैट लॉस्ट बाय इट, मतलब अल्टीमेटली क्या है कि जो सन में से जो हीट आ रही है वो कौन सी है, बेसिकली उसमें से लूज हो रही है, सन जो हीट लूज कर रहा है, दैट वी आर गेटिंग ओके ऑन द अर्थ, व्हाट दैट इज व्हाई द टेम्परेचर ऑफ द लेयर इज कांस्टेंट। तो ये वाले जो लेयर में टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा, बट फिर भी देखो उन्होंने बोला है कांस्टेंट मतलब ऐसा है कि एक सर्टेन जगह पे समझो -20 है तो -20 रहेगा हमेशा, मतलब उसमें वेरिएशन नहीं आएगा टेम्परेचर में। इन द हायर लेवल हाउएवर टेम्परेचर इंक्रीज विद द हाइट, तो मैंने पहले ही बोला कि स्ट्रेटोस्फियर में समझो ये मेरा -55 डिग्री है, जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा यहाँ पे मेरा 0 डिग्री हो रहा है, मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक याद रखना, द लोअर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फियर इज वर्चुअल एब्सेंस ऑफ वाटर वेपर, तो यहाँ पे आपको कुछ भी मतलब वाटर वेपर यू विल नॉट गेट एनीथिंग ओवर हियर, ये लेयर के बॉटम में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। and has constant temperature condition, therefore it is ideal for flying jet aircraft। इसके लिए उसने बोला कि यहाँ पे आप जेट उड़ा सकते हो, बेसिकली प्लेन उड़ा सकते हो, क्यों कि उसके अंदर आपको पूछ सकते हैं क्यों उड़ा सकते हो, तो आप लिखना पड़ेगा कि वहाँ पे हैज एब्सेंस ऑफ वाटर वेपर, एक तो पानी नहीं है तो आपका मतलब स्पीड अच्छा रहेगा, यू डोंट हैव टू फेस एनी फ्रिक्शन, पानी का फ्रिक्शन नहीं रहेगा, एंड हैज कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर भी आपका कांस्टेंट रहेगा, तो आपका आइडियल कंडीशन मिल जाएगा आपको फ्लाइंग के लिए। बस इतना दो चीज लिख देना। टेम्परेचर राइज फ्रॉम -60 डिग्री, यहाँ पे हम लोग को -55 बोला, यहाँ पे -60 लिखा है। एट द बेस टू स्ट्रेटोस्फियर, ऊपर जाओगे तो 0 डिग्री, तो यहाँ पे -60 है, चलो कोई कोई जगह पे अलग वैल्यू है, ये -60 से बढ़ते बढ़ते ऊपर जाऊंगा मेरा आएगा 0 डिग्री, ओके। यहाँ पे ये वाले जो बॉर्डर है, जो तीसरी लेयर के बॉर्डर पे, द अपर लिमिट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर इज नोन एज स्ट्रेटोपोज। तो अभी आपने जैसे कविश ने बोला था, तो ये अभी आपका लेयर का दूसरा आ गया स्ट्रेटोपोज, ये वाला स्ट्रेटोपोज, ठीक है। ये था मेरा ट्रोपोपोज था, उसके ऊपर वाला यहाँ पे आएगा स्ट्रेटोपोज। देन मेसोस्फियर, तीसरा लेयर, ठीक है, इसके ऊपर वाला ये मेसोस्फियर है। और कुछ दिया है क्या इसमें, हाँ ये रहा मेसोस्फियर में, और अपने को पता है, देखो ये मेसोस्फियर आया, ठीक है। ये ट्रोपोपोज था, ये स्ट्रेटोपोज है, ये उसकी बॉर्डर है स्ट्रेटोपोज, याद रख लेना। नाउ उसके ऊपर आया आपको मेसोस्फियर, दिस लेयर लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फियर 80 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, बराबर, या नीचे से समझो ये अर्थ है मेरा, तो ये स्ट्रेटोस मेसोस्फियर मेरा
ये आ जाएगा 80 किलोमीटर, मतलब 80, ठीक है। 80 किलोमीटर पे मुझे मिलेगा हाइट ऑफ द 80 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। क्या कैरेक्टरिस्टिक है? द टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीज विद द हाइट, तो वापिस इसमें उल्टा हो गया, डिक्रीज विद द हाइट एंड रीचेज मिनिमम -110 डिग्री। तो जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे ठंडा होता जाएगा। तो ये दोनों का टेम्परेचर सेम हुआ, देखो ये वाला और ये वाला। जैसे हाइट पे जाओगे कम होता है टेम्परेचर, इसमें हाइट पे गया है टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, ये दोनों में। तो थोड़ा ये स्ट्रक्चर माइंड में याद रख लेना। देन क्या बोला? द एल्टीट्यूड माइनस द 110 डिग्री एट द एल्टीट्यूड अबाउट 80 किलोमीटर नियर द मेसोस्पोर्स। तो अभी वापिस इसका बॉर्डर का नाम दे दिया मेसोस्फीयर, बॉर्डर को बोल दिया मेसोपोर्स, ठीक है। ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट फ्रॉम द मेट्रिक डस्ट पार्टिकल देयर आर विस्पी क्लाउड्स फाउंड इन दिस लेयर। तो देखो ये कुछ रीजन मैंने आपको बोला, विस्पी क्लाउड मतलब ऐसे क्लाउड, तो वो लेयर में आपको ऐसे क्लाउड मिलेंगे। रीजन कुछ उन्होंने बोल दिया है, ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट फ्रॉम मेट्रिक डस्ट, मतलब डस्ट पार्टिकल की वजह से जो सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है तो आपको क्लाउड ऐसे मिलेंगे लेयर में, वो लेयर पे। देन ये तो बहुत इजी पूछ लिया उन्होंने, दो ही कैरेक्टरिस्टिक है। तीसरा वाला है आपका थर्मोस्फीयर। अभी थर्मोस्फीयर को उन्होंने दो पार्ट में डाला हुआ है शायद, ठीक है। थर्मोस्फीयर कितना किलोमीटर है ये थर्मोस्फीयर? हाँ, इट एक्सटेंड फ्रॉम द मेसोपोस एंड कंसिस्ट ऑफ टू लेयर, एक है आइनोस्फीयर और एक एक्सोस्फीयर। ओके, तो दो लेयर उसको दो पार्ट में किया हुआ है। एक आइनोस्फीयर बोल रहा है उन्होंने पार्ट किया, एक एक्सोस्फीयर। देखते हैं तो आइनोस्फीयर कहाँ पे? इट एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ अबाउट 400 किलोमीटर। तो आपका ये ग्राउंड लेयर से और यहाँ से लेके मतलब सर्टेन यहाँ तक 400 किलोमीटर, समझो ये इतना 400 किलोमीटर। देन कैरेक्टरिस्टिक क्या है आइनोस्फीयर में? आइनोस्फीयर कंटेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, ठीक है, कॉल्ड द आयन, विच क्रिएट अ शीट लाइक डिस्प्ले ऑफ लाइट नोन एज ऑरा बोरियलिस। क्या है भाई? ऑरा बोरियलिस, जो मैंने आपको दिखाया, तो ऐसा बनाता है वो, देखो ये वाला ग्रीन, ठीक है। और एंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑरा ऑस्ट्रालिस इन साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये आपका साउदर्न हेमिस्फीयर ऐसा सीन दिखाएगा, देखो ऐसा दिखता है ड्यू टू दिस पार्ट, और ये पर्टिकुलर जगह पे ही दिखता है। तो ये आप याद रखना पड़ेगा, ये कहाँ पे बन रहा है? आइनोस्फीयर में बन रहा है। उसका डिस्टेंस कितना है? 400 किलोमीटर। कहाँ पे बन रहा है वो याद रखो, कैरेक्टरिस्टिक पूछ सकते हैं आपको। तो आपको ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या बन रहा है और साउदर्न में क्या बन रहा है, वो दोनों नाम याद रखना पड़ेगा। आयन रिफ्लेक्ट रेडियो वेव बैक टू द अर्थ सरफेस। तो क्या कर रहा है? दिस इनेबल अस टू हैव अ वायरलेस कम्युनिकेशन। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आइनोस्फीयर का। तो वो क्या बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग अर्थ है, ठीक है, एक ये लेयर है, ये 400 किलोमीटर पे है, समझो, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई भी एक वेव रे है, मतलब वेव है, वो यहाँ पे गया, समझो हमारा कॉल करते हैं ना हम लोग, जो वेव फ्रीक्वेंसी अलग अलग, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आया। सो वी कैन एबल टू, समझो मैं यहाँ पे हूँ, आप यहाँ पे हो, मतलब अर्थ के ऊपर कहाँ पे भी, तो देन वी कैन एबल टू कम्युनिकेट ड्यू टू दिस थिंग। अगर ये रे रिफ्लेक्ट नहीं करता देन वी कान क्या कम्युनिकेट, फिर ये अपना ये बंद हो जाएगा पूरा वायरलेस सिस्टम फोन का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयन रिफ्लेक्ट रेडियो वेव बैक टू द अर्थ सरफेस, ठीक है। मैंने एक रेडियो वेव भेजा, ये रेडियो वेव क्या भेजा, उसने रिफ्लेक्ट किया। सो यहाँ पे जो सिग्नल है, तो हम लोग जो बोल रहे हैं उसको क्या है, वो लोग अलग लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, अलग डेटा में कन्वर्ट करते हैं, और वो यू कैन एबल टू हियर अगेन। सो दिस इज ऑल अबाउट ड्यू टू दिस आइनोस्फीयर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेयर इनफैक्ट। नाउ एक्सोस्फीयर, इसका ऊपर है 400 टू 1500 किलोमीटर। तो जैसे भी हम लोग ने आधे में छोड़ा था, ये 400 किलोमीटर था, तो ये आगे आपका ये जो गैप है 1500 किलोमीटर, ग्राउंड से 1500, मतलब ये 1100 किलोमीटर हो गया, और ये मेरा 400 किलोमीटर। यू कैन से जीरो से, क्या बोला था उसने, 400 से 15, और उसके पहले वाला, हाँ बेसिकली यू कैन से ये 400 है, ये मत लिखो 400, ये 1100 इतना 1100,
आपको वैल्यू ऐसा ही लिखना पड़ेगा, बट 400 to 1500 किलोमीटर अबव द अर्थ ऐसा ही लिखना पड़ेगा. नाउ अपर मोस्ट लेयर इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. ओके, ये टॉप मोस्ट आ गया. उसने क्या दिया? अच्छा, एक्सोस्फीयर उसने अलग से दे दिया है. ये रहा एक्सोस्फीयर, उन्होंने बोल दिया है. ये मत करो, चलेगा. सी दे हैव ऑलरेडी मेंशन हियर दिस इमेज. ठीक है, ये मैं बाद में भेजूंगा आपको अच्छी तरह वापस इरेज करके. तो ये एक्सोस्फीयर हो गया. उसने क्या बोला? उसमें क्या फायदा है? इट मर्ज ग्रेजुअली विद द इंटरप्लेनेटरी स्पेस. मतलब वो क्या हो गया, बस अभी इसके बाद तो आपका बाकी वो स्पेस आ जाएगा. तो ये स्पेस के साथ मर्ज हो जाता है. बरोबर, ये लेयर बेसिकली कनेक्टेड विद द स्पेस. देखो यहाँ पे लिखा भी है, स्पेसशिप दिखा है उन्होंने. इट इन दिस लेयर टेम्परेचर इंक्रीज विद द हाइट. तो अगेन यहाँ पे उल्टा हुआ. ये ऊपर ऊपर जाओगे तो हाइट जैसे जैसे ऊपर गए टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक याद रखना. वी नो वेरी लिटल अबाउट द एटमोस्फियर एक्सटेंडिंग बियॉन्ड 640 किलोमीटर हाइट फ्रॉम द सी लेयर. तो बोला हमको इतना उसमें क्या ज्यादा डिटेल में पता नहीं है, इतना रिसर्च नहीं हुआ उसके ऊपर. इन द एक्सोस्फीयर डेंसिटी बिकम एक्सट्रीमली लो. एकदम वेरी थिन लेयर, बहुत कम लेयर, पतला लेयर है वहां पे. द मेन गैसेस हियर आर लाइटर वन लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम. आपको पूछ सकते हैं एक्सोस्फीयर में विच गैस यू फाउंड, तो हाइड्रोजन हीलियम, बिकॉज दे आर वेरी लाइट. From the above, it is clear that atmosphere extends more than 1,000 kilometers above the Earth's surface. It exercises enormous pressure on the surface of the Earth. Obviously pressure build कर रहा है, इसकी वजह से हम जिंदा भी है, सब बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं. And remains in direct contact with surface of land as well as surface of water on the Earth. मतलब वो एयर का जो प्रेशर है, एयर है connected with the contact with the land and water. The contact zone between land, air and water sustain life. मैंने बोला contact है, इसके लिए water vapor ऊपर जाता है, cloud form होता है, fresh water ही नहीं मिलता वरना. The survival of life on earth depend on this contact. The atmosphere act and influence life through its various element. ठीक है, इतना है. Now ozone and its depletion. तो ozone layer हमने देखा कहाँ पे बनाया था ना, यहाँ पे. हाँ यहाँ है ना, ये रहा ओजोन लेयर. देखो ये रहा भाई, सो मत जाना सब लोग. ये हो गया, ये हटा रहा हूँ, ये खाली आपको समझाने के लिए किया था. कौन आया इतना जल्दी, वाह. ओके, तो ये देखो, ये आपको ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर. तो उन्होंने बोला कि ये क्या काम करेगा, और वो डिप्लीशन मतलब हम लोग उसको खराब कर रहे हैं. ओके, ब्रेक हो रहा है, वो लेयर में होल हो रहा है समहाउ. ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम है, कैसे हो रहा है, और क्या फायदा है, क्या उसका डिसएडवांटेज है. नहीं, होल का तो कोई फायदा नहीं है, बट ओजोन लेयर का क्या फायदा है. ओजोन इज ए फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का O3 हमने देखा ना, ओजोन O3. इट इज प्रेजेंट इन द रेयर अमाउंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर. तो बहुत कम अमाउंट में है, जो कि हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, बट हम नहीं रख पा रहे. अप्रोक्सीमेटली 1 मॉलिक्यूल आउट ऑफ एवरी 2 मिलियन प्रेजेंट. 2 मिलियन मतलब 20 लाख. ओके, 20 लाख मॉलिक्यूल है एयर के अंदर, समझो. तो उसमें खाली एक ओजोन है. मतलब कितना रेयर है, आप समझ लो खुद ही. ठीक है, वेरी रेयर चीज, बट हम उसको नुकसान कर रहे हैं. इन द ट्रोपोस्फियर देखा हमने ऑलरेडी, कहाँ पे पाया जाता है, ट्रोपोस्फियर में. ठीक है, ट्रोपोस्फियर के ऊपर है, सॉरी स्ट्रेटोस्फियर पे. क्या लिखा, इन द ट्रोपोस्फियर ओजोन इज जनरेटेड ओनली इन स्मॉल अमाउंट. बट मतलब यहाँ पे भी ओजोन है, बट इतना नहीं जनरेट हो रहा है, ज्यादातर जनरेट हो रहा है स्ट्रेटोस्फियर में. ओके, बट स्ट्रेटोस्फियर एट द 20 to 50 किलोमीटर अबव द सी लेवल. इट इज प्रेजेंट इन सिग्निफिकेंट अमाउंट. मतलब एक पूरा अच्छे खासे मात्रा में वहां पे आपको पाया जाएगा. In the stratosphere, it is produced by the action of high energy radiation from sun striking some molecule of oxygen. मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने दिखा है, ये ऑक्सीजन है आपका, उसके ऊपर एक सर्टेन मतलब रेडिएशन आएगा, सनलाइट उसके ऊपर गिरती है ऑक्सीजन के ऊपर. देन व्हाट हैपन, एनर्जी रेडिएशन फ्रॉम सन स्ट्राइकिंग सम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर स्ट्राइक किया, एंड कन्वर्टिंग देम इनटू ओजोन. फिर O2 पे स्ट्राइक किया, केमिकल प्रोसेस होता है, कन्वर्टेड इनटू O3.
तो ये पूरी प्रोसेस होती है सर्टेन टेम्परेचर, एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। इसके लिए हमको ये लेयर यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन तो है ही है, ठीक है, यहाँ पे O2 है, सन है यहाँ पे, सनलाइट इसके ऊपर स्ट्राइक किया, सर्टेन केमिकल प्रोसेस हैपन, सो दिस बिकम O3, ठीक है। तो O3 बन के पूरा ये जगह पे पूरा लेयर पे O3 बन गया, बेसिकली इट्स ओजोन। देन but ozone decrease by sunlight acting on a number of pollutant in air। लेकिन देखो आपका यहाँ पे सिंपल बोल रहा है वो कि ये मेरा ऑक्सीजन है, यहाँ पे सब O2 है, ठीक है, O2 बन रहा है, O2 ये लेयर के ऊपर, नाउ सन ने स्ट्राइक किया, देन प्रोसेस हुआ, O3 बन गया, ठीक है, ये O3 बन के आपको एक कवर दे रहा है। लेकिन व्हाट हैपन कि एयर पॉल्यूटेंट है ना, अगर ये जगह पे एयर पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है, देन व्हाट हैपन, वो इट विल नॉट एबल टू स्ट्राइक प्रॉपरली एंड केमिकल प्रोसेस हो नहीं पाएगा ऑक्सीजन के साथ। उसकी वजह से क्या होगा, ओजोन लेयर बन नहीं पाएगा। ओके, जो बन रहा है या तो बन रहा है तो थोड़ी कम क्वांटिटी में बनेगा, लेयर के प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होगी, विच विल वेरी हार्मफुल, आगे आएगा। बट ओजोन डिक्रीज बाय सनलाइट एक्टिंग ऑन ए नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट इन एयर, ठीक है। दिस पॉल्यूटेंट आर एमिटेड बाय, तो बोला अरे यहाँ तक पॉल्यूटेंट कहाँ से पहुंचा, क्यों पहुंच गया भाई, पॉल्यूटेंट यहाँ तक 60 किलोमीटर अबव सरफेस से कैसे चला गया, उड़ के तो नहीं जा पाएगा उतना किलोमीटर का किलोमीटर। तो क्या हुआ, तो भाई वो तो नहीं गया, हम उधर पहुंच गए, कैसे, एरोप्लेन। जैसे हमने बोला पहले ही देखा कि ये लेयर पे डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर कम है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इट इज वेरी गुड फॉर द एरोप्लेन। जेट के लिए इजी है, तो जेट तो उड़ रहा है, लेकिन जेट में से जो केमिकल निकल रहा है, बरोबर है, उसकी वजह से पॉल्यूटेंट बाहर आ रहे हैं, तो उसकी वजह से ये ओजोन लेयर में प्रॉब्लम आ रहा है। तो देख लो, दिस पॉल्यूटेंट आर एमिटेड बाय जेट एयरक्राफ्ट एंड बाय हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। और ऑटोमोबाइल में से भी जो एग्जॉस्ट निकलता है वो बारीक पतला है, वो ऊपर तक जा सकते हैं प्रोबेबली, और ये हाइड्रोकार्बन मतलब वो जेट में से जो केमिकल निकला उसमें से वो पॉल्यूटेंट है बेसिकली। The concentration of ozone in upper atmosphere is protective. It absorbs the heat of ultraviolet rays of the sun. तो ये लेयर क्या करेगा, ऊपर से सनलाइट में से जो आया हीट आया वो इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, वापस भेज देगा उसको, ठीक है, रिटर्न कर देगा, या तो एब्जॉर्ब कर लेगा, बट वो पार नहीं करने का, नीचे नहीं जाने देगा अर्थ में। लेकिन बाय डूइंग दिस हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा है लेयर, अभी ये पॉल्यूटेंट की वजह से क्या हुआ, ये नहीं बन पाया प्रॉपर, ये या तो ब्रेक हो गया, होल हो गया, देन व्हाट हैपन, यहाँ से जो लाइट आया ये तो एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन ये तो पास हो गया यहाँ पे, तो सीधा ये गया अर्थ के ऊपर, देन इट विल हार्म, कैंसर होता है इससे, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन इन अपर एटमोस्फियर इज प्रोटेक्टिव, इट एब्जॉर्ब हीट को एब्जॉर्ब करेगा ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। द ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फियर आल्सो प्रोटेक्ट द अर्थ एंड इज बायोस्फीयर फ्रॉम द एक्स्ट्रा हीट, जो एक्स्ट्रा हीट मिलनी चाहिए वो रुका के रखता है। बट देयर इज अ डेंजर ऑफ इज डेप्लीशन थ्रू हार्मफुल गैसेस एंड इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। तो वो क्या करेगा, अगर आपने बरोबर मेंटेन नहीं कर पाया, ठीक है, देयर इज अ डेंजर इफ डिप्लीशन थ्रू हार्मफुल गैस, मतलब ये जो गैसेस की वजह से आपका क्या हुआ, कितनी सारी फ्लाइट उड़ रही है, एक दो नहीं हजारों फ्लाइट आती है रोज, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द लोअर एटमॉस्फेयर, और उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा जनरेट हो रहा है, विच इज अगेन हार्मफुल। क्यों होता है, ओजोन होल, देखो मैंने बताया आपको, यहाँ पे होल है, ऐसा होल गिर गया, ठीक है, तो ओजोन होल क्यों हुआ, यहाँ पे दिखा है कुछ, तो ओजोन होल, अभी ऐसा इससे कुछ पता नहीं चलता है, बट एक ऐसा होल हो गया लेयर के ऊपर, टूट गया, ब्रेक हो गया यहाँ पे, क्यों हुआ, इन ओजोन होल इन ओजोन डिप्लीटेड एरिया, इट वाज डिटेक्टेड थ्रू द सैटेलाइट imagery conducted by the NASA in USA. Subsequently much scientific research has been going on, लेकिन अभी बहुत डिटेल में नहीं पता चला, बट हाँ एक कुछ तो गड़बड़ हुई है लेयर में। In annual data is being maintained and effort by almost every country are being made to reduce the breaking down the ozone molecule. तो ये ओजोन लेयर है, उसको हम लोग इंटेक्ट रखने के लिए भाई हम लोग ट्राई कर रहे हैं, तो कम से कम मतलब वो लेयर के नीचे फ्लाइट को उड़ाने का
या तो फिर कम फ्लाइट आप कराओ, या तो ऐसी फ्यूल यूज करो जिसमें से हाइड्रोकार्बन कम निकले। तो बहुत सारे एफर्ट ट्राई कर रहे हैं। सो वी कैन नॉट, मतलब फ्लाइट को तो बंद नहीं कर सकते बिकॉज अभी इतना मतलब आपका ट्रांसपोर्टेशन है, तो करना ही पड़ेगा। सेम टाइम इसको भी मैनेज करना है। मैनी केमिकल्स नेमली क्लोरीन एंड ब्रोमाइन आर बैन विच आर थॉट टू कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो उन्होंने देखा कि भाई ये दोनों केमिकल है ना, उसकी वजह से थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब वो ब्रेक हो रहा है, वहां पे जाके ओजोन लेयर को तकलीफ हो रही है। तो उन्होंने बोला ये दोनों केमिकल यूज करना बंद करो, भले उसका कुछ फायदा भी रहेगा बट डोंट यूज एटलीस्ट। Now, chlorofluorocarbon (CFCs) are regarded as the reason for the ozone hole near the Antarctica. तो एक पर्टिकुलर केमिकल है, उसकी वजह से ये ओजोन एंटार्क्टिका में एक होल हो गया, ऐसा वाला, ठीक है, ऐसा होल हो गया, यहाँ पे बीच में खड्डा हो गया, लेयर टूट गया। नाउ जैसे पानी की पाइप है, एक होल हो गया, पानी निकलने लगेगा वहां से, वैसे यहाँ से अल्ट्रावायलेट रे नीचे आने लगा। CFC gases are used in refrigerator, एयरक्राफ्ट एंड एयर कंडीशन। तो ये सब गैस कहाँ यूज होता है, ये सब 3 जगह पे। देखो कितना यूटिलाइज करना पड़े, ऑप्शन ही नहीं है। ये गैस नहीं यूज करेंगे तो फ्रिज ही बंद हो जाएगा आपका यूज करना, एसी बंद हो जाएगा। तो आप सोचो अभी कितना एसी फ्रिज हम लोग यूज कर रहे हैं और ये गैस प्रोड्यूस हो रहा है, लीक होगा तो एटमोस्फियर में जाएगा। CFC कंपाउंड्स आर एस्केप, देखो लिखा ना, इनटू द एटमोस्फियर फाइनली ब्रेक डाउन इन द स्ट्रेटोस्फियर। They produce chlorine atom which destroy the ozone layer। तो ऊपर जाएगा, क्लोरीन एटम प्रोड्यूस कर रहा है वो, तो खत्म, क्लोरीन होने से आपको ओजोन लेयर में प्रॉब्लम आएगा। वॉल्केनो भी है, वॉल्केनो प्ले अ रोल इन ओजोन डिप्लीशन। दूसरा एक रीजन, लार्ज इरप्शन गिव आउट द सल्फर डाइऑक्साइड, पूरा जोर से निकला, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऊपर इरप्शन हुआ, देन सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ विच स्पीड अप डिस्ट्रक्टिव केमिकल रिएक्शन। तो उसकी वजह से क्या और केमिकल रिएक्शन होगा। नाउ ट्रोपोस्फियरिक ओजोन इंक्रीज स्पेशली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बट इट इज स्मॉलर एंड लोकलाइज हियर। ये मैंने लिखा है, इसका क्या है, ट्रोपोस्फियरिक ओजोन, लेकिन इसमें कहाँ गया ट्रोपोस्फियरिक ओजोन, पता नहीं किधर तो लिखा था। एक ट्रोपोस्फियरिक ओजोन इंक्रीज स्पेशली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बट मतलब एक पर्टिकुलर ओजोन लेयर बन रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, बट वो बहुत छोटा है, मतलब आप मैनेज कर पाओगे, इतना ज्यादा उसको डिस्ट्रक्ट नहीं हो रहा है। अनदर कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर डिस्कवर रिसेंटली आर सोलर स्टॉर्म। तो ये सोलर स्टॉर्म की वजह से भी ओजोन लेयर में प्रॉब्लम आ रहा है। अभी ये हमारे हाथ में नहीं है, सोलर में जो सन के ऊपर कुछ ब्लास्ट हुआ दैट इज नॉट इन अवर हैंड, तो वो एक प्रॉब्लम है, ठीक है, वो उसकी वजह से भी ओजोन लेयर को हार्म हो रहा है। दिस सोलर स्टॉर्म कंसिस्ट ऑफ कोरोनल मास इरेक्शन, मतलब मासिव रिलीज ऑफ, देखो, प्लाज्मा एंड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सन्स कोरोना इनटू स्पेस। एक ब्लास्ट हुआ, उसकी वजह से मैग्नेटिक, मतलब एक फील्ड क्रिएट हो रहा है, प्लाज्मा निकल रहे वहां से, रेडिएशन निकल रहा है, तो लेयर को तकलीफ दे रहा है। मास इजेक्शन ऑफ एंड सोलर फ्लेयर्स associated with the explosion on the surface of the sun, ठीक है। so sun's corona मतलब outer most part of the sun's atmosphere made up of plasma। प्लाज्मा मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज गैस है, बेसिकली एक टाइप का गैस है, उसकी वजह से भी वो लेयर में प्रॉब्लम आ रहा है। द लार्जेस्ट ओजोन होल was noticed in the September 2000 near Antarctica। the formation of ozone hole has been attributed largely to एक्टिविटीज ऑफ मैन। तो मोस्टली तो देखो हमारी वजह से भी हो रहा है, नो डाउट, एक नेचुरल क्लाइमेट ही भी है, बट एटलीस्ट वी कैन प्रोटेक्ट व्हाट वी आर डूइंग, वो तो हम बचा सकते हैं। ओजोन डिप्लीशन रिजल्टिंग द ओजोन होल इज मोर कॉमन इन एंटार्क्टिका विथ टेम्परेचर्स आर लोएस्ट। वहाँ पे टेम्परेचर कम है, वहाँ पे ज़्यादा इशू हो रहा है। ड्यू टू बिटरली कोल्ड एंटार्क्टिक विंटर द स्ट्रेटोस्फियरिक आइस क्लाउड प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ केमिकली एक्टिविटी क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो क्लोरीन और ब्रोमीन तो सब जगह पे है, लेकिन वहां पे ठंड की वजह से वो केमिकल प्रोसेस ज्यादा होता है, तो वो टेम्परेचर उसको जो चाहिए वो टेम्परेचर मिल रहा है, सो प्रोसेस ज्यादा होने की वजह से क्लोरीन डैमेज कर रहा है वो लेयर को ज्यादातर, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। दिस इन टर्न
leads to ozone destruction when sunlight return in Antarctic spring. मतलब वो सनलाइट क्या आएगा, रिटर्न आता है Antarctic spring में. On the other hand, the Arctic atmosphere, though cold, does not get cold enough to creation of a fully developed ozone hole. तो आर्कटिक में भी ऐसा है, लेकिन वो टेम्परेचर में इतना भी नहीं है कि जिसकी वजह से इतना मतलब आपका ये एंटार्क्टिक में जो प्रॉब्लम आ रहा है वैसा आर्कटिक में नहीं आ रहा है. वो टेम्परेचर उसको नहीं मिल रहा है जिससे वो प्रोसेस हो पाए. तो ये पूरा रीजन अभी पूछ सकते हैं, आई डोंट नो, आपके नोट्स में कुछ दिया रहेगा तो देख लेना. तो ये पूरा हो गया आपका. अभी ग्लोबल वार्मिंग है, तो ये तो अभी पूरा टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का. रिसेंट क्लाइमेट स्टडी हैव शोन दैट द ग्लोबल मीन टेम्परेचर, मतलब कि एवरेज टेम्परेचर होगा ग्लोबल का अर्थ का, वो बढ़ रहा है. ठीक है. द रिजल्ट एनहांस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इन द एटमोस्फियर कॉज मेनली बाय द ह्यूमन एक्टिविटी. क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग से? डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर, हीट बढ़ रही है. वी हैव studied earlier in this chapter that ozone layer in the stratosphere protect the earth from ultraviolet rays of the sun and its depletion contribute to global warming. तो आपका यहाँ पे देखो सिंपल बात है, यहाँ पे लेयर था ओजोन, यहाँ पे लाइट आ रही थी तो वो रुका के रखा, उसने एब्जॉर्ब कर लिया. ओके, जितनी चाहिए थी उतनी पास करने दी, ज्यादा पास नहीं करने दी. अभी आपका यहाँ पे होल हो गया, आपने तो यहाँ पे होल बना दिया. अभी क्या होगा, ऑब्वियसली लाइट सीधी जो नहीं आने वाली लाइट थी वो भी आने लगी, तो ऑब्वियसली अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर विल इंक्रीज. तो प्रॉब्लम होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो आपकी जो बर्फ की चट्टाने वो क्या होगा, पिघलना चालू करेंगे. पिघलेगा तो सी लेवल बढ़ जाएगा, सी लेवल बढ़ेगा तो जैसे मुंबई दरिया के नजदीक है वो पानी में डूब जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, फ्लड आने लगेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होगा. ओके, वी हैव टू यूज एसी. जो मैं 28 पे एसी यूज कर रहा हूँ मुझे 25 रखना पड़ेगा. 25 रखने से बाहर का टेम्परेचर और बढ़ने लगेगा व्हेन आई यूज द ऑल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. ऐसा एसी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम है. देखो भाई बहुत बड़ा चैप्टर है. बस इतना ही करेंगे अभी, 5:30 हो गया ना. ऐसे भी कॉजेज है, एक डिस्ट्रक्शन है, 2 पेज और है, अभी नहीं, कल करेंगे. ऐसा रहेगा, कल सुबह कर लेंगे 11 साढ़े 11 बजे. कल ऑफलाइन क्लास होगा.